सीमा का मायका कचनपुर गांव के किनारे बसा एक टूटा सा मोहल्ला। कच्ची दीवारें, टीन की छत और बरसों पुराना दरवाजा, यही उसका घर था। सुबह की ठंड में भी सीमा सुई धागा लिए बैठी थी। बाबा, ये स्वेटर सिल दूं तो 200 मिल जाएंगे। उसके पिता रामदीन खांसते हुए, बेटिया हाथ मत दुखा, तेरी शादी के लिए कुछ जोड़ना है। अब तो इस तरह मेहनत करेगी तो शरीर थक जाएगा, आराम कर ले थोड़ा। वहीं सीमा की माँ सरस्वती चूल्हे के पास बैठी कांप रही थी। भगवान जाने किस घर जाएगी मेरी बेटी, हम तो उसे रजाई भी नहीं दे पा रहे। दिन रात ऐसे ही ठंड में ठिठुरती रहती है। दरअसल घर में एक ही पुरानी रजाई थी, जो कि आधी फटी हुई थी और आधी सिली हुई थी। रात को तीनों उसी एक रजाई में सिमट कर सोते थे। अगर मैं दर्जी ना होती तो ये सर्दी कैसे कटती। पता नहीं मेरे बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा। अभी तो मैं हूँ तो इन कपड़ों के टुकड़ों से इस ठंड को काट ले रही हूँ, आगे का पता नहीं क्या होगा। सीमा बचपन से सिलाई जानती थी, कपड़े जोड़ना, फटे लिहाफ सीना, यही उसकी दुनिया थी। इसी बीच रिश्ते की बात आती है। लड़का था मोहन, गरीब मजदूर पर सीधा और मेहनती। सरस्वती घबराई हुई थी। हम दहेज में क्या देंगे रामदीन, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। रामदीन ने सिर झुका लिया। भाग्यवान, हम गरीब दे भी क्या सकते हैं, बस बिटिया को हुनर देकर भेजेंगे, वही हमारे बिटिया के नसीब में है। इसी तरह कुछ दिन बीते और अब शादी का समय भी आ चुका था। शादी सादगी से हुई, न ढोल न बाजा, बस गांव के 4 लोग और भगवान का नाम। विदाई के समय माँ की आंखें भर आती हैं। बिटिया, ठंड में खुद का ध्यान रखना, हमने कुछ नहीं दिया तुझे। सीमा ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी आपने मुझे हाथों का हुनर दिया है, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि मेरे बाद आप लोग अच्छे से रहें। इस तरह मोहन उसे लेकर अपने गांव बेलापुर की ओर चल देता है। कच्चा रास्ता था, वहीं सीमा काफी घबराई हुई थी। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी। सीमा ने अपने पतले शॉल को कस लिया। कुछ देर बाद सीमा अपने ससुराल पहुंचती है। सीमा, घर छोटा है पर तुम्हें दिल से अपनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। यह सुनकर सीमा ने हल्की सी मुस्कान दी। घर बड़ा नहीं, गर्म होना चाहिए। गांव का नाम था बेलापुर। पूस की ठंड अपने पूरे जोर पर थी। हवा में ऐसी सिहरन थी कि सांस लेते ही लगता था कि जैसे फेफड़े ठिठुर गए हैं। कच्चे मकान के एक छोटे से कमरे में नई नई ब्याही बहू सीमा बैठी थी। सीमा पेशे से दर्जी थी। सुई धागा और कपड़े ही उसकी असली पूंजी थे। रात होते ही अपने पतले शॉल को कसकर लपेट लेती है। इतनी ठंड, माँ के घर में तो कम से कम पुरानी रजाई तो होती थी, पता नहीं यहाँ कैसे गुजारा होगा। कोने में बैठे उसके पति मोहन ने खांसते हुए कहा, सीमा, जानता हूं यहाँ हालात तंग हैं, लेकिन इस साल फसल भी ठीक नहीं हुई है। तभी बाहर से सास धन्नो देवी की आवाज आती है। बहू, चूल्हा बुझा देना, लकड़ी बची नहीं है, कल सुबह के लिए यही लकड़ी काम में आ जाएगी। सीमा उठती है, कांपते हुए हाथों से चूल्हे की राख समेटती है और फिर कमरे में आकर बैठ जाती है। चारों तरफ सन्नाटा था, बस ठंडी हवा सीटी मार रही थी। रजाई के नाम पर उनके पास एक सिर्फ पुराना बोरा था, जिसमें जगह जगह पर छेद थे। क्या इसी में पूरी सर्दी काटनी होगी? हे भगवान, मेरे मायके में भी गरीबी थी, अब ससुराल में भी मायके से ज्यादा गरीबी देखनी पड़ेगी। उस रात सीमा को नींद नहीं आई। उसे याद आया कि बचपन में गांव की औरतें शीला घास से चटाई और मोटे गद्दे बनाती थी। सुबह होते ही वो सास के पास गई। माई, खेत के पास जो शीला घास उगती है, उससे कुछ बनाया जा सकता है ना? बहू, ये तुम क्यों पूछ रही हो? कहीं तू रजाई बनाने की सोच रही है क्या? हाँ माई, अगर कपड़ा ऊपर नीचे सिल दूं और बीच में सूखी घास भर दूं तो ठंड कुछ कम लग सकती है। धन्नो देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लोग हंसेंगे बहू, कहेंगे कैसी गरीब बहू है। हम अपनी गरीबी का और मजाक नहीं बनाना चाहते। सीमा ने सुई धागे की पोटली कसकर पकड़ी और बोली, माई, लोग हंसे या कुछ भी कहे, पर ठंड से तो बचना ही होगा। वैसे भी कौन से वो लोग जो हम पर हंसेंगे वो हमारे लिए कुछ कर देंगे। लोगों का तो काम है हंसना। मोहन भी पास आ गया। अम्मा, करने दो, सीमा के हाथों में हुनर है और मुझे पूरा विश्वास है कि सीमा अपने काम में कामयाब जरूर होगी। उसी दिन सीमा ने खेत से शीला घास इकट्ठा की, धूप में उसे सुखाया, फिर पुराने कपड़ों को जोड़कर 10 फीट लंबा खोल सिलने लगी। सुई चलती रही,
हाथ ठंड से सुन्न होते रहे, पर आंखों में एक सपना था, एक ऐसी रजाई जो गरीबी से नहीं हिम्मत से बनी हो। रात तक रजाई का आधा काम पूरा हो चुका था। कल तक तैयार हो जाएगी हमारी अपनी रजाई। ठंड भरी उस रात पहली बार कमरे में उम्मीद की गर्मी महसूस हो रही थी। सुबह की ठंड और भी तीखी थी। कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा आदमी भी धुंधला दिख रहा था। सीमा अलसुबह उठ गई। उसकी उंगलियां ठंड से अकड़ी हुई थी, फिर भी उसने सुई धागा उठा लिया। आज हर हाल में रजाई पूरी करनी है। आंगन में शीला घास धूप में फैली हुई थी। वो घास अब सूख कर हल्की और फूली फूली सी हो चुकी थी। सास धन्नो देवी दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। बहू, हाथ जम जाएंगे, थोड़ी देर बाद करना। माई, दर्जी के हाथ ठंड से नहीं रुकते। वो पुराने कपड़ों के खोल में धीरे धीरे शीला घास भरने लगती है। हर मुट्ठी घास के साथ जैसे वो ठंड को चुनौती दे रही थी। दोपहर तक रजाई का आकार साफ दिखने लगा था। करीब 10 फीट लंबी, भारी और मोटी। मोहन काम से लौटता है तो रजाई देखकर ठिठक जाता है। अरे, ये तो सच में रजाई लग रही है, और वो भी करीब 10 फीट लंबी। हाँ, घास की है, पर गर्म होगी। मोहन ने हाथ रखकर देखा। अरे, सच में ठंड कम लग रही है। इसी बीच पड़ोसन फूलवंती भी आ जाती है। अरे शीला, ये क्या बना डाला? घास की रजाई? भला ऐसे कैसे हो सकता है? सीमा ने बिना झेपे जवाब दिया। हाँ दीदी, हो सकता है। ठंड घास नहीं देखती, बस बदन देखती है। फूलवंती ने रजाई को छूकर देखा। अरे, ये तो गर्म है। शाम तक ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग देखने आने लगे। कोई हंसता, कोई ताना मारता। अब बहू ये घास ओढ़ेंगी क्या? क्या जमाना आ गया है भाई। वहीं धन्नो देवी चुपचाप बस सुनती रही। पर जब रात हुई और ठंड हड्डियां तोड़ने लगी, तब उन्होंने खुद कहा, बहू, आज वही नई रजाई बिछा देना। सीमा ने बिना कुछ बोले रजाई बिछा दी। तीनों सास, बेटा और बहू उसी कमरे में सोए। जैसे ही रजाई ओढ़ी, ठंडी हवा का असर कम होने लगा। बहू, तू सच में समझदार है। ये तो काफी गर्म घास की रजाई है। इससे तो ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा। मोहन ने राहत की सांस ली। आज पहली बार ठंड में नींद आएगी। सीमा चुप थी, पर उसके चेहरे पर सुकून था। उसकी बनाई रजाई सिर्फ घास की नहीं थी, उसमें मेहनत, समझदारी और गरीबी से लड़ने की ताकत भरी थी। आधी रात को सास की आवाज आती है, बहू, कल फूलवती के लिए भी एक बना देना। सीमा हल्की सी हंस पड़ी। माई, अगर घास मिल जाए तो सबके लिए बना देंगे। बाहर ठंड वैसे ही थी, पर उस घर के अंदर अब हुनर की गर्मी फैल चुकी थी। अगली सुबह गांव में अजीब सी हलचल थी। ठंड पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। लोग अलाव के पास भी कांप रहे थे। सीमा आंगन में बैठी फिर से कपड़े जोड़ रही थी। शीला घास की गंध अब उसे जानी पहचानी सी लगने लगी थी। सास धन्नो देवी उसके पास आकर बैठ गई। बहू, आज रात जो गर्मी मिली वो मैंने सालों में नहीं पाई। सीमा ने सिर झुका लिया। माई, गरीबी आदमी को सोचने पर मजबूर कर देती है। इतने में फूलवती फिर आई। इस बार अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 औरतें और थी, कमला और बसंती। सीमा, एक रजाई मेरे लिए भी बना दे। पैसे कम है पर मेहनत का दाम दूंगी। सीमा ने पहली बार किसी से मेहनताना मांगने की हिम्मत की। दीदी, घास और कपड़ा आप ले आओ, सिलाई मैं कर दूंगी। कमला ने आश्चर्य से कहा, अरे तू तो सच में दर्जी निकली। हमारे गांव की दर्जन बहू जो आज घास का जुगाड़ और रजाई बना देती है। ये सुनकर सभी हंसते हैं और इस तरह दिन चढ़ते चढ़ते 5 घरों से मांग आ गई। किसी को अपने बच्चों के लिए, किसी को अपने बूढ़े माँ बाप के लिए चाहिए थे। मोहन बाहर से आकर बोलता है, सीमा, लोग पूछ रहे हैं, क्या तू सबके लिए बना पाएगी? सीमा ने सुई चलाते हुए जवाब दिया, हाथ थकेंगे पर मना नहीं करूंगी। उधर गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर हरनाम सिंह के घर भी बात पहुंचती है। ठकुराइन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, घास की रजाई? छी, ये भी कोई चीज है? गरीबों का तो स्टैंडर्ड ही खराब है। पर उसी रात उनके घर की महंगी रजाई ठंड रोक ही नहीं पाई, तो नौकर को भेजा गया। बहू जी, मालकिन पूछ रही है कि क्या एक रजाई मिल सकती है? सीमा चुप रह गई। धन्नो देवी ने पहली बार बहू की तरफ गर्व से देखा था। मेरी बहू मुफ्त में नहीं बनाएगी, मेहनत की कीमत लगेगी। ये खबर लेकर नौकर दोबारा से ठाकुर राम जी के पास पहुंच जाता है और सारी बातें उन्हें बताता है। जहां पहले तो ठकुराइन थोड़ी गुस्सा होती है और उसे धन्नो की बात भी चुभती है, पर ठंड उससे भी ज्यादा चुभ रही थी,
इसके बाद नौकर पैसा लेकर सीमा से वो घास की रजाई ले आता है। इसी तरह कुछ ही दिनों में पूरा गांव शीला घास की रजाई ओढ़ने लगता है। सीमा का नाम बदल गया। अब वो सिर्फ गरीब बहू नहीं थी, वो थी रजाई वाली दर्जन गांव की बहू। एक शाम सीमा ने अपनी सास से कहा, माई, मैं चाहती हूँ कि अगली सर्दी में पहले सबके लिए तैयार रखें। धन्नो देवी की आंखें भर आई। बहू, तूने सिर्फ रजाई नहीं बनाई, तूने हमें जीने की राह सिखाई है। मोहन ने भी गर्व से कहा, मेरी बीवी गरीब जरूर है, पर मेहनत में अमीरों से बड़ी है वो। ठंड अब भी थी, पर गांव में अब कोई भी बिना रजाई ओढ़े या यूं कहें कि रजाई के बिना नहीं सोता था। और उस 10 फीट लंबी रजाई को सीमा ने संभाल कर रख दिया, क्योंकि वही उसकी गरीबी से सम्मान तक की शुरुआत थी। ससुराल की पहली शादी पर मायके से आई अमीर गरीब बहू की ड्रेस। ठाकुर परिवार के बड़े आंगन में सुबह की रौनक हमेशा की तरह थी। गोपी बहू अपनी सादगी में थी, सबको चाय परोसते हुए, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। नंद पल्लवी की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। वहीं दूसरी ओर हवेली के सामने बने नए हिस्से में एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में अनामिका आराम से आईने में खुद को देख रही थी। सिल्क का गाउन, हल्का मेकअप और फोन पर चलती वीडियो कॉल। मॉम सुनो ना, शादी में क्या पहनूं? मुझे तो हर फंक्शन में कुछ नया चाहिए। सुनो गोपी, सुनो अनामिका, जरा सब इधर आओ, मुझे एक जरूरी बात करनी है। जी माँ जी, आ रही हूँ। हाँ मॉम, अभी आती हूँ। ना जाने फिर कौन सा संसार भाषण हो गया। दोनों बहुएं आंगन में आकर खड़ी हो जाती हैं। गोपी के चेहरे पर आदर और अनामिका के चेहरे पर ऊब। देखो बेटियों, अब जब हमारी पल्लवी की शादी तय हो गई है तो ठाकुर परिवार की इज्जत भी दांव पर है। मैं चाहती हूँ कि इस शादी में सब कुछ परफेक्ट हो, समझी? ऑफ कोर्स मॉम, मैं तो सब कुछ ब्रांडेड और परफेक्ट ही रखती हूँ। जी माँ जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। गोपी, तुझे तो खास ध्यान रखना है। देख, तेरा मायका गांव का है, वहाँ के तौर तरीके अलग हैं। पल्लवी की शादी में लोग बड़े बड़े घरों से आएंगे। कहीं तेरे मायके वालों की वजह से ठाकुर परिवार की मर्यादा पर कोई छींटा ना पड़े, समझी? जी माँ जी, मैं समझ गई। माँ जी, वैसे गोपी भाभी के मायके वाले तो अपनी साइकिल पर भी बारात ले जा सकते हैं ना? ओ भाभी, क्या बात कह दी आपने। साइकिल बारात। सब हंसने लगते हैं। गोपी का चेहरा उतर जाता है। बस बस करो पल्लवी, हंसी मजाक अपनी जगह, पर बात गंभीर है। मैं चाहती हूँ कि शादी में दोनों बहुओं के कपड़े उनके मायके से ही आए। अब ठाकुर परिवार की परंपरा है, बहू अपने मायके की झलक शादी में दिखाती है। जी माँ जी, मैं अपनी माँ को कह दूंगी। और कह देना, कपड़े ठाकुर परिवार के लायक हो, कोई सस्ता फटा हुआ कपड़ा नहीं चाहिए। वो तो पक्का माँ जी, ब्रांड के बिना तो मैं कपड़ा देख भी नहीं सकती। हे भगवान, मेरी माँ तो सिलाई करके ही कपड़े जुटा पाएगी, अब ठाकुर परिवार लायक कैसे बनाएगी? मॉम सुनो ना, अब पल्लवी की शादी में मुझे हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी और रिसेप्शन, हर फंक्शन के लिए अलग अलग आउटफिट चाहिए, वो भी डिजाइनर। कुछ नया और एक्सक्लूसिव भेजो। अनामिका बेटी, पिछली बार के ड्रेस अब तक अलमारी में रखे हैं, तूने पहने भी नहीं, और अब फिर इतने पैसे उड़ाने की बात। मॉम प्लीज, ठाकुर हवेली की शादी है, मैं कोई गांव की बहू थोड़ी हूँ जो एक ही साड़ी में 4 फंक्शन निपटा दूं। अनामिका बस करो, तुम्हारी ये फिजूल खर्ची अब नहीं चलेगी। जो कपड़े तेरे पास हैं वही पहनना, नहीं तो कुछ नहीं भेजा जाएगा। डैड, आप दोनों कभी मेरी इज्जत नहीं समझेंगे। चाहे जो हो, मैं ठाकुर हवेली की सबसे ग्लैमर बहू। गोपी का घर मिट्टी की दीवारों वाला, आंगन की तुलसी, चौरा और रसोई में लकड़ी का चूल्हा। माँ माया देवी अपने पुराने सिलाई मशीन पर कपड़ा सिल रही है, तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो गोपी बेटा, कैसी है तू? माँ, मैं ठीक हूँ। माँ जी ने कहा है कि पल्लवी की शादी में हमें अपने मायके से कपड़े लाने हैं। वो कह रही थी कि कपड़े ठाकुर परिवार के लायक होने चाहिए। अरे बाप रे, ठाकुर परिवार के लायक? बेटा, हम तो मुश्किल से घर चला पाते हैं, अब क्या करें? माँ चिंता मत करो, बस अपने मन से बनाना, जैसी भी पोशाक आप बनाओगी मैं पहन लूंगी। ठाकुर परिवार का लायक होना नहीं, मेरे दिल का प्यार उसमें होना जरूरी है। अरे बिटिया, तू तो अपने बाप की तरह सच्ची सोने की बनी है।
माया देवी कपड़े के टुकड़े, पुराने जरकन और बचा हुआ सितारा निकालती है और गोपी के लिए धीरे धीरे सिलाई शुरू करती है। अब देखो ठाकुर बहू, तेरी माई अपनी बिटिया के लिए अपनी जान लगा देगी। दिन बीतते जा रहे थे। हवेली में शादी की हलचल बढ़ती जा रही थी। महंगे फूल, डेकोरेशन, डीजे की तैयारी, लेकिन गोपी हमेशा सबसे पीछे रहकर सबका काम संभाल रही थी। भाभी देखो ना, गोपी भाभी पूरे दिन झाड़ू पोछा ही करती रहती है। इन्हें तो अपने कपड़े के बारे में भी पता नहीं होगा। पल्लवी, गांव की बहुएं फैशन नहीं जानती, बस सेवा करना जानती है। वैसे मुझे तो इनकी सादगी पर तरस आता है। तरस मत खाइए दीदी, बस खुश रहिए। मैं तो अपने काम से ही खुश हूँ। वाह, बड़ी दार्शनिक बातें करने लगी आजकल। अनामिका, गोपी पर ताना मारने से तुम्हें क्या मिलता है? वो पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही है। तो क्या मैं कुछ नहीं करती? मैं भी तो तैयारियां देख रही हूँ। तैयारियां नहीं, दिखावे देख रही है। अनामिका मुंह फुलाकर चली जाती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो गोपी बालकनी में बैठी आसमान देख रही होती है। क्या सोच रही है गोपी? बस माँ जी की बात याद आ रही है। डर लग रहा है कि कहीं मेरी माँ ठाकुर परिवार की उम्मीदों पर खरी न उतरे। अरे पगली, तेरी माँ जो प्यार से बनाएगी वो लाखों के कपड़ों से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। तू बस खुद पर भरोसा रख। आप भी ना हमेशा दिल को सुकून दे देते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज दोनों बहुओं के मायके से पार्सल आता है। सारा परिवार आंगन में इकट्ठा होता है। चलो देखिए, अब दोनों की पोशाकें आई है। पहले अनामिका की खोलो। पार्सल खोला जाता है। अंदर चमचमाता डिजाइनर लहंगा है। देखा माँ जी, मेरे मायके वाले कोई साधारण तो है नहीं। वाह बहू, बढ़िया है, बिल्कुल ठाकुर परिवार के लायक। अब गोपी भाभी की पोशाक खोलो ना, मुझे तो बड़ा मजा आएगा। गोपी का पार्सल खोला जाता है। अंदर हल्के पीले रंग का सुंदर लेकिन साधारण कपड़ा है। हाथ की कढ़ाई, सितारे और मोती से सजा हुआ। ओह, ये तो जैसे किसी मेले से लिया गया है। भाभी, ठाकुर हवेली की शादी है, ना कि किसी गांव की चौपाल की। ठीक है, कम से कम साफ तो है। पर गोपी, अगली बार ध्यान रखना। जी माँ जी, धन्यवाद। गोपी की आंखों में हल्का सा आंसू आता है, लेकिन वो पल्लू से पोंछकर फिर मुस्कुरा देती है। इस तरह शादी से पहली रात हवेली में हल्दी की तैयारियां चल रही होती हैं। माँ ने कहा था ना, सादगी में ही सुंदरता है। बस वही याद रखूंगी। रात बीती। सुबह की पहली किरण के साथ ठाकुर हवेली फिर से रौनक से भर गई। बाहर हल्दी की तैयारी थी। पीले फूलों की झालरें और हंसी ठिठोली और साथ ही औरतों की बोलियां। चलो चलो, सब तैयार हो जाओ, आज हमारी पल्लवी की हल्दी है। माँ जी, मैं भी तैयार हूँ। सबकी नजरें अनामिका पर टिक जाती है। उसने शॉर्ट फ्रिल वाला पीला फ्रॉक टाइप ड्रेस पहना हुआ होता है, जिसमें उसका फैशन तो दिख रहा था पर परंपरा नहीं। अनामिका, ये क्या पहन रखा है तूने? ये हल्दी की रस्म है, कोई मॉडल शो नहीं। माँ जी, ये नए डिजाइन का फ्यूजन आउटफिट है। साड़ी शाड़ी अब पुरानी हो गई। भाभी, आप तो बिल्कुल फिल्म स्टार लग रही हैं। पास बैठी औरतें फुसफुसाने लगती हैं। देखो देखो, ठाकुर परिवार की बहू ऐसे कपड़े पहन रही है, शर्म नहीं आती? अरे भाई, पैसे ज्यादा है तो कपड़े कम ही पहनने लगती हैं आजकल। कल्याणी देवी के चेहरे पर शिकन उभर आती है। उसी समय गोपी अपने कमरे से निकलती है, साधारण हल्के पीले रंग के लहंगे में, जिसमें उसकी माँ के हाथ की कढ़ाई चमक रही थी। सिर पर पल्लू, चेहरे पर शर्म और मुस्कान दोनों। वाह, ठाकुर परिवार की बड़ी बहू तो सच में लक्ष्मी जैसी लग रही है। देखा, बिना दिखावे के ही शान हो सकती है। देसी हीरोइन। दीदी, आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू, पर मैं तो हमेशा ही लगती हूँ। इसी नोकझोंक के साथ मेहंदी की रस्म भी पूरी होती है। अब बारी थी शादी की, जहाँ पूरा ठाकुर परिवार शेरवानी, साड़ी और गहनों से सजा हुआ था। बाहर बैंड बाजा, आतिशबाजी और अंदर मेहमानों का तांता। अनामिका, जल्दी आओ, फोटोग्राफर बुला रहा है। बस 2 मिनट माँ जी, ये स्ट्रेप ठीक नहीं हो रही। वो सामने आती है। लाल रंग की चमकदार ड्रेस पर इतनी छोटी कि सबकी आंखें चौंधिया जाती है। फोटोग्राफर कैमरा नीचे रख देता है। मैडम, थोड़ा और कपड़ा होता तो फोटो में अच्छा लगता। भाभी, तुम ये ड्रेस लेकर आई हो, ये तो अजीब लग रही है। क्या अजीब है इसमें? ये डिजाइनर पीस है। अनामिका, ये ठाकुर हवेली की शादी है, कोई क्लब पार्टी नहीं।
उसी वक्त गोपी आंगन से आती है। माँ के हाथों से सिला हुआ लाल लहंगा, भारी नहीं पर मनमोहक। सादगी में इतनी सुंदरता थी कि सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। अरे वाह, ये हुई असली ठाकुर परिवार की बहू। इस लहंगे में तो जान बसती है। देखो, पैसे से नहीं, माँ के आशीर्वाद से बनी चीज कितनी कीमती होती है। अब समझ आई गोपी की कीमत। फोटोग्राफर फोटो लेने के लिए सबको स्टेज पर बुलाता है। गोपी, अनामिका और बाकी सभी स्टेज पर खड़े हैं। मैडम थोड़ा पीछे जाइए ना, ड्रेस की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या मतलब? मैं पीछे क्यों जाऊं? वो बस लोग कह रहे हैं कि थोड़ा अजीब लग रहा है। कल्याणी देवी झट से उठती है। बस करो अनामिका, उतर जाओ स्टेज से। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बिना कुछ कहे नीचे उतर जाती है। थोड़ी देर बाद गोपी उसके कमरे में जाती है। दीदी, आप ठीक है? सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। मैं कितनी बेवकूफ लग रही थी। कोई बात नहीं दीदी, गलती सबसे होती है। ये देखिए, मेरे पास एक और लहंगा है। माँ ने एक और बनाया था, पहन लीजिए इसे। तुम मुझे अपना लहंगा दे रही हो, जबकि मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। कपड़े बदलने से इज्जत लौट सकती है, मन की भलमनसाहत से नहीं। अनामिका लहंगा पहनती है और जब दोबारा स्टेज पर लौटती है तो सबकी निगाहें थम जाती है। वाह अनामिका, अब तू सच में ठाकुर हवेली की बहू लग रही है। कितनी शालीन और सुंदर लग रही है ये। रात को सभी रस्में पूरी होने के बाद कल्याणी देवी और अनामिका दोनों गोपी के कमरे में आती है। गोपी बेटा, माफ कर दे, मैं तुझसे हमेशा ऊंच नीच करती रही। आज समझ आया, असली इज्जत कपड़ों से नहीं, संस्कारों से होती है। भाभी, मैंने आपको बहुत नीचा दिखाया, पर आज आप ही ने मुझे बचाया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। दीदी, परिवार में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, बस दिल बड़ा होना चाहिए। अब से ठाकुर हवेली की असली शान तू ही है गोपी। तीनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। शादी खत्म हो चुकी है, मेहमान जा चुके हैं। आंगन में हल्की हवा चल रही है। गोपी तुलसी चौरे में दीपक जला रही है। देखा गोपी, मैंने कहा था ना कि तेरी माँ के हाथ का बनाया कपड़ा सबसे कीमती होगा। सही कहा आपने। माँ का प्यार और अपने संस्कार, यही तो असली गहना है।